बॉम्बे। 18 दिल्ली आएगा, दिल्ली। नॉट, अच्छा उन्होंने क्या लिखा, आयंस स्यूडो, कौन सा आ जाएगा, दिल्ली। विदाउट, अरे कॉन्फिगरेशन लिख लो जिसमें स्यूडो क्या होता था, NH2 NP6 ND10, जिसका ये बन रहा है स्यूडो नोबल, ये पता था सर। अब ये कैसे लिखे बेटा, पूरा याद करवाया है किसमें, पीरियोडिक टेबल में बताए थे कॉन्फिगरेशन, सबके इलेक्ट्रॉन निकाल निकाल के चेक करना। 19 19 में क्या बोला है, सिग्मा बॉन्ड हैज नो फ्री रोटेशन, गलत है, आगरा वाला गलत हो गया। p ऑर्बिटल ऑलवेज हैव ओनली साइड वाइज, साइड वाइज नहीं, अगर ऑन दी एक्सिस है तो हेड ऑन भी कर सकते हैं, बॉम्बे वाला भी गलत है। सिग्मा बॉन्ड नेवर फॉर्म पाई, सही है, सॉरी s ऑर्बिटल नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड, सही है। देयर कैन बी मोर देन वन सिग्मा बॉन्ड बिटवीन टू एटम, दो एटम के बीच में हो सकते हैं क्या, एक ही होता है सिग्मा, मोर देन वन क्या आते हैं, पाई। क्वेश्चन नंबर 20, आगरा, आगरा। 21 आगरा। 22 दिल्ली। ये अभी अपन और बात कर लेंगे, चलो 22 वाला के इलेक्ट्रॉन पेयर कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड विथ इटसेल्फ एंड ऑक्सीजन, ये अभी 22 का भी डिस्कस कर लेंगे, थोड़ी इसमें थ्योरी बताऊंगा। 23 कितना आ गया बेटा, चेन्नई। 24 सुनो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल कंबाइंड डज नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड, आपको एक्सिस की फ्री है, जो एक्सिस चाहिए वो ले लो, आपसे बोला है कि पाई बॉन्ड नहीं बना सकते हैं, वो आप बताओ। अब उन्होंने देखा जैसे px है, आप खुद बताओ px प्लस px, क्या ये पाई बना सकते हैं, बना सकते हैं। अगर आप इंटर न्यूक्लियर एक्सिस अगर x लोगे तो क्या बन जाएगा, सिग्मा, क्योंकि ऑन दी एक्सिस पे आएगा ये। अगर हम बाय और जेड ले ले तो पाई बन जाएगा, यस। नेवर फॉर्म की बात की, नॉट फॉर्म, तो इससे तो बन जाएगा ए ऑप्शन, नहीं आएगा। अब क्या बचा है, dx² माइनस वाई स्क्वायर, उन्होंने क्या लिखा है, साइड वाइज, ये तो हेड ऑन करेगा, ये तो हेड ऑन करेगा, तो इसकी बात नहीं, साइड। अब अगर हम बी वाले की बात करें, बी वाले में क्या लिखा हुआ है, dx² माइनस वाई स्क्वायर, ये हमने बना दिया x, ये बना दिया अपन लोगों ने y, ये बाय एक्सिस है, और अपने पास कौन सा है, py, तो py कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ये x है और ये y, ये क्या बन जाएगा, py। और dx² माइनस वाई स्क्वायर कैसे बनता है, जल्दी बताओ, ऐसे होता है, प्लस माइनस, इसको क्या कर दें, प्लस माइनस, ऐसा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी। अब ध्यान दो बेटा, ध्यान दो, अब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कौन कौन सी रख सकता हूं, अब ध्यान देना, अगर मेरे पास, देखो फील ऐसे करना, आपको याद हो ना हो आराम से आप कर सकते हो। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस अगर अपनी एक्स है तो क्या होगा, ये वाली एक्सिस एक्स है कि नहीं है, ये वाली एक्स है, ऊपर वाली वाई है, और आपके सामने वाली जेड। अब ध्यान सुनना, अब मैं आपसे बोल रहा हूं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स है, तो ये देखो आपने इसे पी वाई बोला तो ये ऐसा फिक्स हो गया। अब इसको चेंज नहीं करना, इसकी डायरेक्शन चेंज करोगे तो अगर आप ऐसा कर दोगे तो पी एक्स बन जाएगा, ऐसा करोगे तो पी वाई, ऐसा करोगे तो पी जेड। अब इसको उठा के मैं कहीं भी रख दूं, अभी भी ये पी एक्स पी वाई है, ऐसा रखूंगा तब भी पी वाई है, वहां ले जाऊंगा तब भी पी वाई। पी वाई कौन, वाई एक्सिस कौन सी है, परपेंड वर्टिकल वाली। अब ऐसा है अपने पास, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी है, एक्स, एक्स है, मतलब ऐसे अप्रोच करा रहा हूं। अब बताओ अगर इसको मैं अप्रोच कराऊंगा तो ये किससे बढ़ेगा, इससे, तो क्या कोई बॉन्ड बनेगा, नहीं बनेगा, कोई बॉन्ड बनेगा, नहीं बनेगा। अब बोलो सर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर आप बाय ले लो, ये ऐसा है और बाय कौन सी है, ये, ऐसा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बॉन्ड बन सकता है, लेकिन ये कौन सा बनेगा, हेड ऑन वाला, हेड ऑन, क्या साइड वाइज बनने वाला है, नहीं बनने वाला। अब अगर मैं जेड ले लूं तो, जेड ले लूंगा तो जेड में जाके ऐसे ऐसे फिट होगा कि नहीं होगा, तो आप बोलोगे आप साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, क्या ओवरलैपिंग होगी, नहीं होगी, क्यों नहीं होगी। अगर ऐसा उठा के रखूंगा तो ये तो प्लस प्लस हो जाएगा, लेकिन ये इसमें क्या होगा, माइनस, और यहाँ प्लस, तो
और ओवरलैपिंग के लिए सेम साइन होने चाहिए। अगर ये देखो ये प्लस है और ये कौन सा है, ये प्लस माइनस, तो ना तो अपना बाय में बना रहा है ना ही अपना जेड में बना रहा है। क्या पाई बॉन्ड बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बॉम्बे। बॉम्बे। और चेन्नई वाला, चेन्नई वाला कौन सा है? डी एक्स स्क्वायर माइनस बाय स्क्वायर। ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? डी एक्स वाई, सॉरी ये बाय हो गया और ये क्या हो गया बेटा? एक्स। ये एक्स ये वाई। ऐसे अगर अप्रोच कराओगे एक्स एक्सिस पे तो ये ओवरलैप कर जाएगा, बना देगा पाई। और सेम का सेम अपना क्या हो जाएगा? डी वाले में क्या लिखा है? डी एक्स बाय, सॉरी बाय और जेड। ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? इसको कर दो जेड, इसको कर दो बाय। पी वाई कैसे बनेगा? पी वाई ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? प्लस माइनस, ये प्लस ये माइनस। अब अगर हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड ले लें तो ऐसा अप्रोच करेगा कि नहीं करेगा? सिक पाई बना देगा। आंसर क्या हो जाएगा? बॉम्बे। 25 चेन्नई आ गया। 26 which of the following combination of orbital does not form any type of covalent bond? कौन सा नहीं कर पाएगा? आगरा वाला कर देगा, बॉम्बे कर देगा, कि चेन्नई कर पाएगा? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी है? जेड, तो नहीं कर पाएगा, चेन्नई आ जाएगा। पहला वाला सिग्मा बनेगा, बी वाला पाई बनेगा, सी वाला कुछ नहीं बनेगा, डी वाला सिग्मा बनेगा, सी आ जाएगा इसका। 27 देखो, 27 में Ag2CO3 के मोल निकाल लेना। मोल कैसे निकालते हैं? भूल गए? वेट अपॉन मोलर मास से मोल आ जाएंगे। Ag क्या होता है? Ag मेटल होता है, Ag सॉलिड, CO2 गैस, O2 गैस। जब किसी भी चीज को हम हीट करते हैं तो रेसिड्यू कौन बचता है? सॉलिड और लिक्विड। एवोपरेट कौन कर जाता है? निकल कौन जाता है? गैस। अगर किसी को हीट करोगे तो गैस का मास माइनस कर दो क्योंकि वो बाहर निकल जाएगी। रेसिड्यू में कौन बचेगा? लिक्विड और सॉलिड। इन जनरल सॉलिड ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन अगर लिक्विड भी तो वहीं रह जाएगा। मान लो किसी को मैं हीट कर रहा हूँ, वो मेल्ट हो जाए और कुछ गैस में निकल जाए, जो गैस में एवोपरेट कर जाएगा वो बाहर हो जाएगा, उतना वेट लॉस हो जाएगा। वेट लॉस किसकी वजह से आता है? गैस की वजह से। गैस आपकी क्या होती है? निकल जाती है। 28 भी हो गया होगा। 29 एवरेज मोलर मास वाला निकाल दिया होगा, टोटल वेट अपॉन टोटल मास। तो इन जो ये एसओ दिया इसी को मोल मान लेना। मोल इंटू मोलर मास प्लस मोल इंटू मोलर मास प्लस मोल इंटू मोलर मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल, क्या आ जाएगा? एवरेज मोलर मास। क्वेश्चन नंबर 30 में डाटा नहीं है, छोड़ दो उसको, डाटा नहीं है उसमें। कितने SO2 बनाना है दिया ही नहीं है। 31 देखो, 31 में कार्बन और ऑक्सीजन को कंप्लीट रिएक्ट कराना है। ध्यान दो, कार्बन और ऑक्सीजन को कंप्लीट रिएक्ट कराना है। तो बताओ, कार्बन और ऑक्सीजन को अगर मैं कंप्लीट रिएक्ट कराऊंगा सर, दो टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं। एक CO बन सकता है और एक CO2। CO बनाने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए वो देख लो, और CO2 बनाने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए वो देख लो। तो उनके बीच में अगर रहेंगे तो अपन को मिल जाएगा। या फिर ये बन सकता है, या फिर क्या बन सकता है? CO2। ये कितना दिया है? ये x ग्राम दिया है, ये x। इसके मोल कितने बन जाएंगे? x/12। इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ हाफ आएगा कि नहीं आएगा? तो इसके मोल कितने चाहिए पड़ेंगे? x/24। तो इसका वेट कितना हो जाएगा? O2 का, O2 का वेट हो जाएगा, वेट ऑफ O2 पहले में कितना हो जाएगा? x/24 इंटू 32 होगा। कितने से डिवाइड हो रहा है? 4x/3। ये बन गया कि नहीं बन गया? और इसके लिए कितना चाहिए पड़ेगा? इसके मोल कितने हो जाएंगे? x/12। तो जितना ये है उतना ही है, तो x/12 भी ये चाहिए पड़ेगा। सेकंड कंडीशन में कितना बन जाएगा? x/12 इंटू 32 कितना हो जाएगा? ये 3 और ये 8, 8x/3 आएगा कि नहीं आएगा? 8x/3। तो 4x/3 इज टू 8x/3। 8x ही आ रहा है, सही है ना? तो रेशो निकाल लेना कितना कितना चाहिए। अच्छा, बाय ग्राम ऑक्सीजन है, उल्टा कर दिया, x/बाय का रेशो चाहिए था। चलो चलो, पहले में कितना आ जाएगा? इसको बाय मान लो, ऐसे करना। फिर ये x है, ये बाय है, तो दोनों अगर कंप्लीटली रिएक्ट कराने हैं
तो ये कितना बन जाएगा x/12। तो इसके मूल कितने हो जाएंगे x/12 इंटू 1/2 किसके बराबर होगा y/32 के बराबर होगा। तो मुझे y/x चाहिए कि नहीं चाहिए, तो y/x कितना आ जाएगा 24/32, मतलब ये कितना हो जाएगा 3/8। एक रेशो ये आ गया। और अगर आपने C+O2 कराया तो CO2 बनेगा x और ये y है, तो ये कितना बन जाएगा x/12। तो ये भी कितना हो जाएगा x/12। तो x/12 इंटू 32 किसके बराबर हो जाएगा y के बराबर। तो मुझे क्या चाहिए y/x, तो ये कितना बन जाएगा 12/32, 3/8। तो एक रेशो आर, एक सेकंड यहां आएगा, ये ऐसा लिख दिया, यहां पे कितना होगा 32/24 ही आएगा। ये बन जाएगा कितना 4/3, 4/3 ये बन जाएगा। ये कितना है अपना, ये y/32 किसके बराबर हो जाएगा x/12। तो y/x किसके बराबर आ जाएगा 32/12 बन जा 8/3। अब रेशो ले लेना, ये कितना बन जाएगा 1.33, ये कितना बन जाएगा बेटा 2.67। इनके बीच में रखोगे तो हो जाएगा। अगर इतना रखोगे तो सिर्फ ये बनेगा, इतना रखोगे तो ये बनेगा, और इनके बीच में रखोगे तो कुछ CO बनेगा कुछ CO2 बनेगा, ऐसे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। चेन्नई आ गया। 33 में ए वाले में Na2O कर लेना, Na2O। 34 दिल्ली। देखो हाइड्रोक्साइड में क्या होता है, हाइड्रोक्साइड में टॉप टू बॉटम जाते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं कम होती है। देखो ऐसे किया करो, कभी भी कोई पुराना क्वेश्चन आ जाता है, कभी भी कोई पुराना क्वेश्चन आ जाता है तो आपको पूरा, जैसे मोल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आए, पीरियड टेबल क्वेश्चन आए, तो आपको पूरा चैप्टर रिवाइज नहीं करना है। आपको क्या करना है, जितना पोर्शन आया बस उतना रिवाइज कर लो। क्या हो, कभी कभी आपको सीट में क्वेश्चन मिलते रहेंगे, धीरे धीरे करके आपका पूरा हो जाएगा। आप ये नहीं सोचो कि जब तक मैं पीरियड टेबल पूरी रिवाइज नहीं करूंगा तब तक हाथ नहीं लगाऊंगा पाप लगेगा, ऐसा नहीं है। जितना आपने पढ़ा नहीं आया, याद नहीं है, तो उतना पोर्शन, जैसे मान लो अपने पास ये इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी का, तो आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी वाला पोर्शन रिवाइज कर लेना है। अभी ये बेसिक स्ट्रेंथ वाला है, सिर्फ बेसिक स्ट्रेंथ वाला रिवाइज कर लेना है। और कभी आयनेशन एनर्जी वाला आएगा तो आयनेशन एनर्जी वाला पोर्शन रिवाइज कर लेना है। धीरे धीरे करके हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, अपन को कॉन्फिडेंस ही जनरेट नहीं होगा। अब क्या हो, मान लो कभी क्वेश्चन बीच में आ गया अपना, जैसे आगे बढ़ते जा रहे हो, कभी आपका क्वांटम नंबर का आ जाएगा, आप हाथ ही नहीं लगाओगे, सर हमने रिवाइज ही नहीं किया। ऐसा नहीं करना है, आपको पढ़ना है, ट्राई करना है, और लगभग 70 से 80% ऐसा होता है विदाउट रिवीजन बन जाता है। हम बस, हमें कॉन्फिडेंस दिखाना होता है। हम क्या करते हैं, हम अपने आप को वो ही वैल्यू नहीं कर रहे हैं अपनी। अब ये सोचते हैं हमने पढ़ाई नहीं, रिवाइज नहीं किया तो बनेगा कैसे, कैसे बन सकता है। ट्राई करके देखो, बन जाता है। 70 से 80% होता है। अगर आपने सही से पढ़ा हुआ है तो विदाउट रिवीजन भी आप कोई ना कोई तिकड़म लगाओगे, कोई ना कोई आप दिमाग कुछ ना कुछ तरीके से आप सोचोगे, लेकिन आप आंसर तक पहुंच जाओगे। तो इसलिए बोलते हैं जब चल रहा है तब अच्छे से पढ़ लो, तो वो दिमाग में सेट रहता है। बस क्या होता है, फ्लैशबैक में पीछे चला जाता है, उसको रिकनेक्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। रिवीजन करते हैं तो रिकनेक्ट जल्दी हो जाता है, रिवीजन करते हैं, रिवीजन नहीं करते तो रिकनेक्ट थोड़ा कम होता है, लेकिन हो जाता है अगर हम ट्राई करेंगे तो। चलो, अपन लोग किसकी बात कर रहे थे, एक अपना क्वेश्चन रह गया, कौन सा रह गया है 32। अब ध्यान देना, 32 में आप एक नोट बना के लिख लेना, वहां पे जो अपन ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी थी। देखो ये बताओ, अगर एटम का साइज छोटा रहेगा तो ओवरलैपिंग अच्छी होती है, साइज बढ़ता है तो ओवरलैपिंग खराब होती है। सिग्मा तो साइज, देखो सिग्मा स्ट्रांग होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है वीक। तो हमेशा ध्यान रखना, आप नोट बना के लिखना, और
पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में दो एटम रहेंगे कि नहीं रहेंगे? दो एटम के बीच में पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। एट लीस्ट वन एटम मस्ट इन सेकेंड पीरियड। एटलीस्ट एक सेकेंड पीरियड का होना ही चाहिए, क्योंकि सेकेंड पीरियड का क्या होता है, साइज छोटा। दो थर्ड पीरियड के बीच में पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, एक थर्ड और एक फोर्थ के बीच में पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। एटलीस्ट एक किसका होना चाहिए, सेकेंड पीरियड का होना ही चाहिए। अगर आप दो थर्ड, जैसे मान लो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। क्या सल्फर के बीच में पाई वर सिग्मा बना दोगे? क्या पाई बना पाओगे? क्या पाई बना पाओगे? नहीं बनाओगे। रीजन क्या रहेगा? सल्फर का साइज बड़ा है, साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे तो इफेक्टिव नहीं होगी। तो एटलीस्ट दो एटम के बीच में पाई बॉन्ड बन रहा है तो एटलीस्ट एक एटम किसका होना चाहिए, सेकेंड पीरियड का होना ही चाहिए। ये आपको नहीं मिलेगा बेटा। क्या ये मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या ये मिल जाएगा? बनाया है अपन ने SO3 SO2, ये मिल जाएगा। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है, क्योंकि दोनों सेकंड सेकंड के। एटलीस्ट एक सेकंड पीरियड का होना ही चाहिए। तो क्या होगा? नहीं। क्या ये मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। क्या ये मिल जाएगा? मिल जाता है आराम से। मिलता है कि नहीं मिलता है? आपने देखा कार्बन, कार्बन डबल भी बनाता है, कार्बन ट्रिपल भी बनाता है कि नहीं बनाता है? क्या SI डबल मिलेगा और SI ट्रिपल मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कौन किसके हैं? क्या ये मिलेंगे? नहीं मिलते, एग्जिस्ट ही नहीं करते। पाई बॉन्ड वेरी वीक होता है। जब पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो एटलीस्ट एक एटम आपका किसका होना चाहिए? हाँ, एक आध दो जगह मिल जाएगा, लेकिन जब भी ये बात की जाएगी तो अपन जो पाई बॉन्ड बनाएंगे या तो दोनों सेकंड के हो, या फिर एक सेकंड का हो, एक थर्ड का हो, एक सेकंड का हो, एक फोर्थ का हो, बस चढ़ जाएगा। दोनों सेकंड सेकंड के हैं, चल जाएगा। एक सेकंड एक थर्ड पीरियड का है, चल जाएगा। एक सेकंड एक थर्ड पीरियड का है, चल जा फोर्थ का चल जाएगा। क्या दोनों थर्ड थर्ड में चलेगा? नहीं चलेगा, ध्यान रखना। जब भी दो एटम के बीच में पाई बॉन्ड बन रहा है तो एटलीस्ट एक एटम किसका होना चाहिए, अपना सेकंड पीरियड का होना चाहिए। अब क्वेश्चन आते हैं, अब क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आता है बाय O2 exist but S2 not exist। जल्दी बताओ रीजन क्या होगा? N2 exist but P2 not exist। एक और क्वेश्चन मिलेगा, CO2 exist in molecular form but SiO2 not exist in molecular form in रूम टेम्परेचर। ये कुछ फेमस क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, देखने को सुनने को मिल जाएंगे। ये हटा दें।
चलो, क्या? सॉरी, फॉस्फोरस है ये। फॉस्फोरस, 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 फॉस्फोरस। चलो, लिखो जल्दी।
देखो यहाँ, यहाँ ध्यान देना बेटा। अपने पास O2 मिलेगा, H2 नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें साइड ड्यू टू लार्ज साइज साइड वाइज ओवरलैपिंग इज नॉट इफेक्टिव। क्या लिखोगे? ड्यू टू, इनके दोनों लिखा है ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ सल्फर एंड फॉस्फोरस, साइड बाय साइड overlapping is not effective। जैसे होता क्या है, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के बीच में एक सिंगल तो मिल जाएगा, सल्फर के बीच में भी एक सिंगल मिल जाएगा, इसमें ये पाई बॉन्ड बन जाएगा। पाई बॉन्ड, आराम से ये पाई बॉन्ड बना। सल्फर में ये पाई बॉन्ड बनाओगे, इनका साइज क्या होता है बेटा? बड़ा। ऐसे समझो, सल्फर सल्फर बहुत दूर दूर है, ये बड़े बड़े ऑर्बिटल रहेंगे, क्या ये इफेक्टिव ओवरलैपिंग कर पाएंगे? ये नहीं कर पाते, इसलिए ये तो मिल जाता है, ये नहीं मिलता। सर ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में एडजस्ट करता है, सल्फर किसके फॉर्म में एडजस्ट करेगा? किसके फॉर्म में मिलता है? H2 के फॉर्म में ना मिलके किसके फॉर्म में जाता है? एसिड। सिग्मा बॉन्ड तो स्ट्रांग है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड तो अपना ऑन दी एक्सिस बन रहा है। पाई बॉन्ड वीक होता है, क्योंकि साइड से ओवरलैपिंग करनी है। तो अब क्या होता है, H2 किस में चला जाता है? एसिड में। अब एसिड में कैसा स्ट्रक्चर होता है? क्राउन टाइप का। सल्फर 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 सल्फर, ऐसा क्राउन देखा है? ऐसा ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, बर्थडे में पहना होगा आप लोगों ने, ऐसे रहता ना। हम टोपी पहनते सर, टोपी कौन पहनते? कौन? वो भी नहीं पहनते, बड़े हो गए। हाँ, क्राउन, क्राउन देखा है। अब ये बताओ, ये तो एसिड में सल्फर सिग्मा बॉन्डेड है कि पाई बॉन्डेड है? चारों की सभी सिग्मा है, और सिग्मा स्ट्रांग होता है पाई से, तो सिग्मा बना के एडजस्ट कर जाएगा। अब मुझे ये बताओ, जो क्राउन रहता है वो ऐसे ऐसे बनता है, देखो ऊपर जाता है, फिर नीचे, फिर ऊपर, ऐसा गोल गोल घूमता है। इसमें मुझे सिग्मा बॉन्ड बताओ कितने हैं, लॉन पेयर बताओ। ये प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है, ये बताओ, सोचो जल्दी। सिग्मा बॉन्ड कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सिग्मा। लॉन पेयर कितने हैं? दो दो लॉन पेयर आएंगे कि नहीं आएंगे? सल्फर के पास कितने एटम थे? सल्फर के पास नॉर्मली कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 में से 2 बॉन्डिंग में गए, तो कितने नॉन बॉन्डिंग वाले बचे? 4 मतलब 2 लॉन पेयर, 2 यहां आएंगे, कितने हो जाएंगे? हर एक पे 2, 16 इलेक्ट्रॉन। प्लेनर या नॉन प्लेनर? देखो प्लेनर उसको बोलते हैं जो एक प्लेन पे लाई कर जाए। जैसे आप उस स्ट्रक्चर को एक पेपर पे रख दो और पेपर पे लाई कर गया तो प्लेनर। अगर पेपर पे लाई नहीं कर रहा है, कोई ऊपर कोई नीचे एटम हो रहा है, नॉन प्लेनर। तो क्या क्राउन पेपर पे लाई करता है? क्राउन में ऊपर नीचे एटम होते हैं कि नहीं होते? तो क्या कहलाएगा वो? नॉन प्लेनर। आपको जब भी आपको देखना है ये प्लेनर है कि नहीं है, आप इमेजिन करो कि वो स्ट्रक्चर एक प्लेन पे लाई करेगा। जैसे CO2 ऐसे रहता है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, आप ऐसा हो गया CO2। कहीं पे भी रख दो एक प्लेन में लाई कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? प्लेनर। कोई भी स्ट्रक्चर अगर एक प्लेन में लाई कर जाएगा तो प्लेनर। अगर वो किसी आपने उस प्लेन पे रखा और एटम ऊपर नीचे जा रहे हैं, मतलब नॉन प्लेनर। मैक्सिमम एटम को आपने एक प्लेन में किया, लेकिन कुछ एटम ऊपर कुछ एटम नीचे चले गए, मतलब क्या बन जाएगा? नॉन प्लेनर। अब ऐसे ही N2 में क्या होता है? तीनों के तीनों सिग्मा, ऐसा हो गया, एक सिग्मा आ गया। अरे एक सिग्मा आया कि नहीं आया? अब एक पाई यहां से बन जाएगा और एक पाई ऐसे बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? सिग्मा ये आ गया, एक साइड वाइज ओवरलैपिंग में ये गया, एक साइड वाइज ओवरलैपिंग में ये गया, तो क्या बन गया? N ट्रिपल बॉन्ड N, तो ये मिल जाएगा। अब अगर हम फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस में सिंगल बॉन्ड तो मिल जाएगा, लेकिन जैसे ही आप साइड वाइज ओवरलैपिंग कराने जाओगे तो क्या फास्फोरस के बीच में साइड वाइज ओवरलैपिंग हो पाएगी? इफेक्टिव नहीं होती, क्योंकि साइज बड़ा होने के कारण एटम दूर दूर रहते हैं, न्यूक्लियस दूर दूर रहता है, और ऑर्बिटल का साइज ही बड़ा है तो डेंसिटी कम है, तो अट्रैक्शन उतना नहीं लग पाएगा। तो ये जो पाई बॉन्ड बनता है ये इफेक्टिव नहीं हो पाता है। अब फास्फोरस क्या करे? फास्फोरस क्या P2 में मिलेगा? नहीं मिलता है। किस फॉर्म में मिलता है?
P4। अब P4 में कैसे मिलता है, ऐसे सोचो, तीन एटम को एक प्लेन में रखो, एक दो तीन, तीन एटम एक प्लेन में है, ऐसा है कि नहीं है? एक एटम, दो एटम, तीन, एक दो तीन, और एक ऊपर रख दो, ये ऊपर रख दिया, सोचना ये ऊपर रखा हुआ है, ऐसे एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, इन तीनों को ज्वाइन कर दो, एक ट्रायंगल बन गया, और एक ऊपर रख दो, और सबको कनेक्ट कर दो आपस में, तो पिरामिड टाइप का बन जाएगा। देखो ऐसे पिरामिड टाइप का बन गया। क्या किसी सल्फर ने पाई, किसी फास्फोरस ने पाई बॉन्ड बनाया है? सभी ने सिग्मा बनाया, इसने भी सिग्मा बनाया, इसने भी सिग्मा बनाया, इसने भी सिग्मा बनाया, और फास्फोरस के बीच में पाई बॉन्ड अनइफेक्टिव होता है, तो पाई बॉन्ड नहीं बन सकता है, सिग्मा बन सकता, सिग्मा किसी के बीच में ही बन सकता है, पाई बॉन्ड बनाने में दिक्कत होगी। तो ऐसे दिखता है, देखो ये दिख रहा है, यहाँ देखो, एक दो तीन, तीन एटम एक प्लेन में है, एक एटम ऊपर रखा हुआ है, इनको ज्वाइन किया हुआ है, देखो किया है कि नहीं किया। अच्छा इसमें कितनी फेस आ रही है बताओ, सोच के बताओ, अभी जो स्ट्रक्चर दिखाया था कितनी फेस है? चार फेस, एक फेस, दो फेस, तीन फेस, चार फेस, है कि नहीं है? कितने बॉन्ड हैं? बॉन्ड सोच के बताओ, P4 में बॉन्ड, बॉन्ड कितने आ रहे हैं, कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? एक दो आठ, काउंटिंग ही गड़बड़ है तुम्हारी, एक दो तीन चार पाँच छः, सिग्मा बॉन्ड कितने इसमें? छः। अच्छा ये लॉन पेयर बता सकते हो? देखो लॉन पेयर निकालना बहुत आसान है, जिसको भी जिस भी एटम के लॉन पेयर निकालने हैं, उसके जब वो नॉर्मल फॉर्म में था, जब एटॉमिक फॉर्म में था, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने बॉन्डिंग में गए, वो हटा दो, और जो बच रहे हैं वो लॉन पेयर में। फास्फोरस के पास कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं नॉर्मल एटम में? पांच, पांच में से कितने बॉन्ड में गए? एक दो तीन, तीन शेयरिंग में गए, तो कितना लॉन पेयर? दो इलेक्ट्रॉन और बचेंगे, एक लॉन पेयर। जब भी आपको लॉन पेयर चाहिए तो नॉर्मल एटम में जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं और बाद में जो इलेक्ट्रॉन हैं उसके जो बॉन्ड में गए हैं वो हटा दो। तो बॉन्ड में कितने गए? एक दो तीन, एक लॉन पेयर, लॉन पेयर कितने हो जाएंगे? चार। प्लेनर या नॉन प्लेनर? आप चाहो तो इसका एंगल भी बता सकते हो, ये बताओ ये एंगल कितना है? एक दो तीन सभी सेम है कि नहीं है? यहां देखो, एक दो तीन सभी सेम है, और ट्रायंगल बनाए, और कैसा बना है? इक्विलैटरल। 60 60 60 सभी के एंगल ही बता सकते हो। इसमें थोड़ा देखना दिक्कत होती है, अपन बाद में देखेंगे, बस इसमें तो साक्षात दिख रहा है, देखो एक दो तीन, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, सभी 60 60 के हो जाएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? अच्छा कितने एंगल मिल सकते हैं? एक दो तीन, हर एक फेस में तीन मिल रहे हैं, और ऐसी कितनी फेस हैं? चार, 12 एंगल, एक एंगल, दो एंगल, तीन चार पांच मिल सकते हैं। प्लेनर या नॉन प्लेनर? नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर। और ये एंगल कितना निकलेगा? 60 डिग्री, ऐसे मिलता है। P4 मिल गया, मिल गया। P4 समझ गया ना कैसे बनता है? ऐसे बनता है। कभी भी P4 दिखे तो ऐसे नहीं बना देना, एक दो तीन चार, ऐसे ऐसे मिला दो सब। हाँ क्या? P2 नहीं, तीन बॉन्ड बनेंगे ऐसे, तो ये सिग्मा पाई बॉन्ड नहीं बनता है इसमें। अब सर इसमें क्या होता है? ये लास्ट वाला थर्ड क्वेश्चन और देखो, ये भी बहुत सारी जगह देखने को मिलेगा। देखो CO2 की बात करें, ध्यान सुनना, CO2 की बात करें, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, तो ये भी सेकंड पीरियड का, ये भी सेकंड पीरियड का, ये आराम से मिल जाता है। अब होता क्या है आप मुझे बताओ, SI हो गया, SI के बाद कौन आता है? फास्फोरस, फास्फोरस के बाद सल्फर, सल्फर के बाद क्लोरीन। मुझे बताओ आप यहां से यहां जाते हो तो साइज क्या होता है? साइज क्या होता है? कम होता है। तो अगर हम साइज की बात करें, अब अरे बात नहीं करो, साइज किसका बड़ा होगा? SI, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो मुझे ये बताओ, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा बॉन्ड, सबसे स्ट्रेंथ वाला बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? सल्फर के साथ, सॉरी SI के साथ, कि क्लोरीन के साथ? जितना साइज छोटा होगा, ये भी थर्ड पीरियड का, ये भी थर्ड पीरियड का, अगर ये इतना बड़ा है तो इससे छोटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा?
तो ऑक्सीजन इसके साथ अच्छा बॉन्ड बनाएगा कि क्लोरीन के साथ अच्छा बॉन्ड बनाए? क्लोरीन के साथ, क्योंकि क्लोरीन का साइज छोटा है, ऑक्सीजन का साइज छोटा है, ओवरलैपिंग अच्छी हो जाएगी। हमेशा ध्यान देना, साइज जितने बड़े होंगे इफेक्टिव ओवरलैपिंग उतनी कम होगी। क्यों? क्योंकि साइज बड़े होंगे तो न्यूक्लियस की डिस्टेंस ज्यादा होगी कि नहीं होगी? तो न्यूक्लियस की डिस्टेंस ज्यादा होगी तो क्या वो क्लाउड जो सैड क्लाउड है उसको अट्रैक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आ रहे हैं इस टाइप के, अब होता क्या है, हाँ ये भी, अब आपसे पूछा जाए कि ये बताओ कौन सा अच्छा डबल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, ये वाला, फास्फोरस वाला, क्लोरीन वाला? ये आएगी स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड, ये आएगी कि नहीं आएगी? क्लोरीन के साथ डबल बॉन्ड, सल्फर के साथ डबल बॉन्ड, फास्फोरस के साथ डबल बॉन्ड, एसआई के साथ डबल बॉन्ड। अब होता क्या है, प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि एसआई का साइज इतना बड़ा होता है कि ये जो पाई बॉन्ड होता है बहुत वीक होता है। क्या होता है? ये तो मिल जाते हैं, इसका पाई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता है नॉर्मल कंडीशन पे। नॉर्मल कंडीशन पे सर ये एग्जिस्ट नहीं करता है, तो फिर ये बनाओगे कैसे SiO2? अब ध्यान देना, ये आपको ध्यान रखना है चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं। इसमें अपन ने सेकंड पीरियड के बारे में बात नहीं कर रहे पाई बॉन्ड की, वो अपन बात करेंगे आगे चल के, अभी नहीं कर रहे हैं। अभी अपन एक नॉर्मल कंडीशन देखना है। तो अब जैसे अपना CO2 तो मिल गया, CO2 तो मिलता है, अगर हम SiO2 बनाने की कोशिश करें तो SiO2 आपका नहीं मिलता है। ये क्या मिलता है, किस फॉर्म में मिलता है? अगर इसको हम रूम टेम्परेचर में लें, अगर इसकी हम रूम टेम्परेचर पे बात करें तो ये ऐसा नहीं मिलता है। रूम टेम्परेचर पे ये जो आपका SiO2 ये किससे मिलता है? वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर पे ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्म में जाता है। सर रूम टेम्परेचर में कैसे रहता है? अब रूम टेम्परेचर में मालूम है कुछ ऐसे रहता है, SI हो गया, कितने बॉन्ड बनाता है SI? 4, क्योंकि कार्बन फैमिली का है, कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास भी 4 है, 1 2 3 ऐसे। देखना भी जादू, ये बनाएगा 4 ही, लेकिन इसका पैटर्न अलग होता है ऐसे। यहां बीच में ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन अल्टरनेट, ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन को भी कोई परेशानी नहीं है, ऑक्सीजन भी 2 बॉन्ड बना रहा है, SI भी कितने बॉन्ड बना रहा है? 4। इसको बोलते हैं अपन कोवलेंट लेटिस। क्या बोलते हैं? कोवलेंट लेटिस। ऐसे ऐसे पूरे में ये ऐसे। ऐसे ऐसे पूरा का पूरा। अभी बताओ, ऐसा ही ने बोला है कि चलो हमारा पाइप हो सकता है तो मैं बना ही सकता हूं, तो उसने जुगाड़ किया ऐसे। देखो कार, यहाँ भी 4 बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है? चारों सिग्मा है, और यहाँ पे क्या है? 2 सिग्मा 2 पाई। पाई कैसे आ रहे थे? वीक, तो उसने जुगाड़ करके क्या किया? पाई को किस में कन्वर्ट किया? और ऑक्सीजन कलेक्ट किए, वहां में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कहाँ मिलता है अपना? ये मिलता है अपना कहाँ बेटा? रूम टेम्परेचर। रूम, अगर आपसे SiO2 बोल दें तो हम ये स्ट्रक्चर नहीं सोचेंगे, हमेशा कौन सा सोचेंगे? ये वाला। आपसे बोला जाए SiO2 में कितने सिग्मा कितने पाई हैं, तो SiO2 में क्या बोलोगे? 0 पाई 4 सिग्मा। देखो 4 सिग्मा बनाए कि नहीं बनाए? अगर बोल दें SiO2 गैस, गैस लिखें तब हम इस पे जाएंगे, और गैस कब आएगा? वेरी हाई टेम्परेचर। अगर आपको SiO2 अकेला लिख दिया तो हम क्या मान के चलेंगे? सॉलिड। कुछ नहीं दिया तो हम रूम टेम्परेचर मान के चलते हैं, तो क्या आएगा? वो सॉलिड। और सॉलिड में कैसा मिलेगा? ऐसा मिलेगा। सॉलिड में कैसा मिलेगा? कोवलेंट। इसको क्या बोलते हैं? कोवलेंट लेटिस। लेटिस मतलब क्या होता है? 3D में स्ट्रक्चर। जब जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि आयनिक कंपाउंड होता है, तो आयन एक दूसरे आयन को अट्रैक्ट करते हैं, एक कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, उसे क्या बोलते हैं? आयोनिक लेटिस, क्योंकि आयनिक बॉन्ड से वो कनेक्ट है। इसमें एक एटम दूसरे एटम से किससे कनेक्ट है? कोवलेंट बॉन्ड से। तो क्या बोलोगे? कोवलेंट लेटिस। SiO2 अगर कुछ ना गिवन हो, कुछ नहीं गिवन हो, तो क्या करेंगे हम लोग? क्या मान के चलते हैं? SiO2 सॉलिड। क्या मान के चलते हैं? सॉलिड। और अगर वो लिख दें
SiO2, अगर वो उन्होंने लिख दिया SiO2 गैस लिख दिया या हाई टेम्परेचर, तो कौन सा लेके चलते हैं? ऐसा वाला। और सॉलिड लिया है तो कौन सा लेके चलेंगे? ये वाला। कुछ नहीं दिया हो, सिर्फ SiO2 लिखा हो, तो हम कौन सा लेके चलेंगे? कोवलेंट लेटिस वाला। ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जाता है CO2 एग्जिस्ट करता है, जबकि SiO2 नॉर्मल कंडीशन पे गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है या मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। रीजन क्या होता है? ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ Si, effective overlapping is not take place between Si and oxygen due to large size of Si. Effective overlapping between oxygen and Si not take place. Si और ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड में इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होती है, इसलिए क्या होता है, ये सभी के सभी चारों के चारों क्या बॉन्ड बनाए? ऑल बॉन्ड आर क्या है इसमें? इसमें क्या है? क्या है? सिग्मा। इसमें क्या है? 2 सिग्मा 2 पाई। लिख लो पहले। तो SiO2 ये मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलेगा, लेकिन ये किसमें मिलेगा? कोवलेंट लेटिस के फॉर्म में मिलेगा। सिलिका जो पत्थर होते हैं ना, वो यही है, सिलिका से बोलते हैं ना। बहुत हाई टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर पे ये आपके अलग अलग होते हैं। तो ये इंफॉर्मेटिव चीजें हैं जो अपन को पता होनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीजें आएंगी जो अपन छोटे छोटे नोट बना के कलेक्ट कर रहे होंगे, जनरल नॉलेज बढ़ता है इनसे। क्या? हाँ। 2 भी नहीं बनेगा, 3 भी नहीं बनेगा, बनते ही नहीं है तो क्या नाम चेंज है? अच्छा, तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो क्या बोलते हैं? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, एन लिखते हैं, एल्केन। डबल बॉन्ड को इन, ट्रिपल बॉन्ड को आयन, आयन। ये आगे आएगा जब पढ़ेंगे, बस थोड़ा दिमाग में रख लेना। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डेड है तो एल्केन, डबल बॉन्डेड है तो एल्कीन, इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन, आयन। AE पहले कौन आता है? ए, तो एक बॉन्ड। दूसरे नंबर पे कौन आता है? ई, तो 2 बॉन्ड। तीसरे नंबर पे कौन आता है? आइन। बाय, तीसरे नंबर पे आएगा 3 बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड है तो आइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, डबल बॉन्ड है तो इन से, सिंगल बॉन्ड है तो एन से। SiO2 exist in molecular form but SiO2 not exist in molecular form at room temperature or normal condition. कोवलेंट लेटिस, लेटिस स्ट्रक्चर जो होता है ना उसको लेटिस बोलते हैं 3D में। ये क्यों नहीं बन रहा है? Si और ऑक्सीजन का के बीच में पाई बॉन्ड क्यों नहीं बन पा रहा है? Si की लार्ज साइज होने की वजह से। जबकि इनमें मिल जाता है, इनमें मिल जाता है, इनमें मिल जाता है, Si के साथ नहीं मिल पाता क्योंकि इसकी साइज क्या होती है? बड़ी होती है। चलो हटा दें बेटा इसको। थोड़ा जल्दी लिखा करो, बात कम काम ज्यादा। चलो हटा दें। और रोज रिवाइज करना है बॉन्डिंग को, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 से 10 मिनट लगेंगे पेज पलटने में। जो भी डाउट आए पूछो। चलो अब जैसे हम लोगों ने CH4 बनाया था, ध्यान दो बेटा, CH4 बनाया था। CH4 में हम लोगों ने क्या देखा था? कार्बन, ध्यान देना, कार्बन हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन थे अपने पास।
कितने बेटा? 4 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होता है? 1s1 1s1 1s1। कार्बन 2h2 2p2। ऐसे बनता है। अरे यहां ध्यान दो, ग्राउंड स्टेट, एक्साइड स्टेट, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाएगा। अरे आप चाहो तो अप में बना लो, डाउन में बना लो, जैसी मर्जी वैसे बना लो। ये क्या है? 2s और ये क्या है? 2p। अब होगा क्या? ये वाला ऑर्बिटल इससे ओवरलैप करेगा। मान लो ये px है, ये py, ये कौन सा? pz। ये किससे ओवरलैप करेगा? इस वाले से करेगा। ये किससे करेगा बेटा? इस वाले से करेगा। ये वाला किससे करेगा? इस वाले से करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? अब ध्यान देना, जो अपन लोगों ने इससे पहले वाली क्लास में किया था, काम वही है। अब हुआ क्या है यहाँ पे? एक अपना स्पेरिकल हो गया, ये कौन सा हो गया बेटा? 2s। ये कौन सा है? 2s। एक px आएगा, एक py आएगा, एक pz आएगा। ध्यान देना, ये हो गया px, ये वाला हो गया py, ये वाला कौन सा हो गया? pz। ये हो गया अपने पास px py pz। अब अपने पास क्या आ रहा है? हाइड्रोजन। अब ध्यान देना, कितने हाइड्रोजन है? 4। एक इससे बढ़ जाएगा, एक इससे बढ़ेगा, इससे बढ़ेगा तो एक इंटरन्यूक्लियर एक्स से आया होगा तो पी एक्स पे सिग्मा बना देगा, एक बाय से आया होगा तो बाय पे बना देगा, एक जेड से आया होगा तो जेड पे बना, और एक कहीं से भी आएगा, किससे बढ़ जाएगा? एस वाले से। ये एस वाले से बढ़ गया। तो कुछ मुझे ऐसा दिखेगा, यहां देखो, कार्बन, हाइड्रोजन, 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 और ये कि कहीं से भी आ जाएगा। तो क्या मुझे ये बता सकते हो, ये जो बॉन्ड बना है ये किस किस के बीच में बना है? कार्बन का 2p और हाइड्रोजन का 1s 2px। ये वाला बॉन्ड जो बना है कार्बन का कौन सा? 2p बाय हाइड्रोजन का 1s। ये 2pz और 1s, और ये 2s और 1s। तो अब मेरे क्वेश्चन है, उनका जवाब देना आप। पहला क्वेश्चन है बॉन्ड स्ट्रेंथ। आप ये बताओ, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ CH। कितने बॉन्ड है मेरे पास? 4 हैं। 1 2 3 4। कौन कौन से? 2px 1s, 2py 1s, 2pz 1s, 2p 2s 1s। मुझे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? पहला मुझे बताना है बॉन्ड स्ट्रेंथ, पहला क्वेश्चन। दूसरा मुझे बताना है बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ। इसको बोल दो A, इसको बोल दो B, इसको C, इसको D। थर्ड मुझे बताना है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल मतलब इनके बीच में, कार्बन और हाइड्रोजन में जो बॉन्ड है उनके बीच एंगल क्या होगा? मिनिमम एंगल बिटवीन 2 बॉन्डेड एटम। 2 बॉन्डेड एटम जो है ना, सोचो। अच्छा, सोचो और बताओ, सोचो और बताओ क्या होगा। क्या ये बताओ, हम लोगों ने स्ट्रेंथ पढ़ी हुई है, स्ट्रेंथ पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे देखते हैं? टाइप ऑफ ओवरलैपिंग से, कि भाई सिग्मा है कि पाई, सिग्मा है तो ज्यादा स्ट्रांग होगा, पाई वीक होगा। और सिग्मा में भी कौन सा स्ट्रांग? अगर डायरेक्शनल नेचर वाला सिग्मा बना रहा है या डायरेक्शनल नेचर वाला पाई बना रहा है, तो डायरेक्शनल नेचर वाले का बॉन्ड ज्यादा इफेक्टिवली बनता है नॉन डायरेक्शनल से। ये बताओ, पीपी अच्छी ओवरलैपिंग करता है कि पीएस करता है कि एसएस करता है? सेल नंबर सेम है, पी, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। अब मुझे ये बताओ, ये किसका है? मुझे बताओ, पी है 2px 2py और 2pz में किसका डिफरेंस है?
2px, मैं आपसे ये बोल रहा हूं 2px 2py और 2pz में किस चीज का डिफरेंस है? सिर्फ ओरिएंटेशन का। जैसा साइज p2px का मिलेगा, px ऐसा है तो py ऐसा हो जाएगा, pz ऐसा हो जाएगा। यही है कि नहीं है? ऐसा नहीं है कि 2px बड़ा हो जाएगा 2py छोटा हो जाएगा, सभी सेम है, बस ओरिएंटेशन अलग अलग है। एक जैसे p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, तीनों ऑर्बिटल का शेप, साइज, एनर्जी सब बराबर होती है। अगर नॉर्मल लिया जाए, कोई अगर हम कोई इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड ना ले, डीजेनरेट बोला जाता है। डीजेनरेट मतलब क्या होता है? सेम एनर्जी वाले। शेप, साइज सबको सेम है। एक x में डला है तो px, y में गया तो py, z में गया तो z। अभी बताओ, इनका शेप, साइज सबको सेम है, अगर ये s से बढ़ेंगे तो स्ट्रेंथ तो सेम देंगे, क्योंकि सेम टाइप के ऑर्बिटल है। सेम टाइप के ऑर्बिटल है कि नहीं है? अब सोचो, अब मुझे बताओ। सोचो क्या आएगा। चलो, मार कर खत्म। ये बताओ क्या होना चाहिए? ये सेम टाइप के px py pz सेम होते हैं बनएस बनएस के साथ, तो इनकी स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए? सेम। और ये वाले की कम, कम होनी चाहिए। ये आना चाहिए। ये अकॉर्डिंग टू, ये जो हम लिख रहे हैं क्या लिख रहे हैं? अकॉर्डिंग टू बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हम कुछ नहीं बोल रहे, जो हमें सिखाया गया है वही हम चिल्ला रहे हैं। क्या लास्ट वाला? ये कौन सा है? ये 2p और 2s में कौन अच्छी ओवरलैपिंग करेगा? अरे खुद बोलो यार। 2p 1s, 2s और 1s कौन अच्छी ओवरलैपिंग करेगा? ये सेम है, छोटा वाला सेम है, जो भी आएगा इस पे 2p अच्छी ओवरलैपिंग करेगा कि 2s 2p। बॉन्ड देखो, आप ऐसे समझो, अगर स्ट्रेंथ अच्छी होगी तो एटम पास पास में आ जाएंगे, और स्ट्रेंथ अगर कम होगी तो एटम दूर दूर। स्ट्रेंथ अच्छी होगी, बॉन्ड अच्छा फॉर्म होगा तो एटम ज्यादा क्लोज रहेंगे, और अगर बॉन्ड वीक होगा तो एटम दूर दूर। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ की अगर बात की जाए तो जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ उतने एटम क्लोज, उतनी बॉन्ड लेंथ कम। तो मुझे बताओ इसमें क्या निकलेगा? बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसकी रहेगी? ए बी सी और डी में किसकी होगी? डी की सबसे ज्यादा। ए इक्वस टू बी इक्वस टू सी, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और बॉन्ड एंगल, अब मुझे बताओ ये बॉन्ड किसका बनाया है? ये px के साथ बनाया है, ये py के साथ बनाया है, एक pz के साथ। px ऐसा होता है, px ऐसा है, py ऐसा है, pz ऐसा है। दो पेन दिखाओ। जैसे अपने पास ये ऐसा है, देखो
ये x है, ये कौन सा हो गया x, ये बाय ए जेड। इससे अगर हाइड्रोजन भिड़ेगा तो हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, इससे भिड़ेगा तो हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, इससे भिड़ेगा तो हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा। एस वाले से कहीं से भी भिड़ सकता है, तो एस वाले का एंगल डिफाइन नहीं कर सकते। एस वाला तो स्फेरिकल है, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। तो तीन एंगल कितने होने चाहिए थे? जो हाइड्रोजन एस से लग रहा है वो एस पे रहेगा, एक्स पे लग रहा है एक्स पे रहेगा, पी एक्स पे वाई पे लग रहा है तो पी वाई पे, पी जेड पे लग रहा है तो जेड पे। तो इनमें एंगल कितने हो जाएंगे? 90। तो एंगल कितने होने चाहिए थे? एक्सपेक्टेड एंगल 90 एंगल एंड, और एक जो है 2s और 1s का क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। ऐसा कुछ होना चाहिए था। 2p और 1s में कितने रहेंगे? 90 90 90 90 डिग्री का एंगल रहेगा। और जो 2s वाला कहीं से भी ले सकता है, तो अपन नहीं बता सकते एंगल कितना है, तो एक एंगल क्या हो सकते हैं अपन? नॉट डिफाइंड। तो ये हमने सोच के रखा था, ये हमने क्या किया था? सोच के रखा था। लेकिन रियल, जो रियल डाटा था, सुन लो पहले, अरे बात नहीं करो, जो रियल डाटा था उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा था? रियल डाटा के अकॉर्डिंग क्या हो रहा था? इतना लंबा ब्रेक होता है, इननेसेसरी बाहर नहीं जाना है, कोई इमरजेंसी है तभी निकलो, नहीं होगी तो फिर मैं इमरजेंसी क्रिएट कर दूंगा बाहर गए तो। समझ गए ना? ऐसे टपकते रहते हैं, एक टपकेगा दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, ये चलता ही रहता है। इतना 1.5 घंटे पेशेंस नहीं है। अब एग्जाम हॉल में कैसे हम 3 घंटे निकालेंगे? बोले सर पेपर में कंसंट्रेशन नहीं बनता। खाक कंसंट्रेशन बनेगा? आधा घंटा हम चुपचाप बैठ नहीं पा रहे हैं, आधा घंटा हम बिना अंदर बाहर हुए नहीं बैठ पा रहे हैं। हर आधे घंटे में बाहर जाना है। एक बार बाहर जाते 15 मिनट खराब होते हैं, एक पेपर में 2 बार बाहर निकल गए 15 मिनट खराब। क्योंकि ऐसा तो है नहीं है कि अपन रोबोट हैं, तुरंत एकदम से क्लिक हुआ बाहर निकल गए। जाने से पहले 10 मिनट पहले सोचना चालू करते हैं, अब जा रहे हैं, अब जा रहे हैं, अब कंट्रोल नहीं है, निकल लेते हैं। तो स्टार्टिंग का कंसंट्रेशन खराब हुआ, जाने से पहले 10 मिनट बर्बाद हुए, आने के बाद तुरंत कंसंट्रेशन नहीं बनता है। आओगे कौन सा कर रहा था, क्या कैलकुलेशन थी, क्या थी, 10 मिनट वहां पे जाओगे और 5 मिनट में घूम के आओगे। लगभग 15-20 मिनट बर्बाद होते हैं एक बार अंदर बाहर होने में। तो 2 बार चले गए, आधा घंटा। कितने घंटे का पेपर होता है? 3 का। कितना? 20% टाइम ऐसे ही चला गया, 20% टाइम चला गया, खत्म हो गया। फिर सर टाइम कम पड़ता है, एफिशिएंसी नहीं बनती, पढ़ता बहुत हूँ, घर पे बैठ के पढ़ता हूँ, बन जाता है पूरा पेपर, पेपर में एग्जाम हॉल पे बैठ के देता हूँ, पेपर नहीं बनता। ये सब इन्हीं के लक्षण है कि आपके पास कंसंट्रेशन नहीं है। समझ में आया? पढ़ बहुत रहे हो, एग्जाम हॉल में है, या आपकी एफिशिएंसी क्रिएट नहीं हो रही, एग्जाम में नंबर नहीं आते, क्यूज में आ जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, एग्जाम में नहीं आ रहे। एग्जाम में 3 घंटे कंटिन्यू बैठना होता है, और 3 घंटे बैठने के लिए सिर्फ पढ़ाई अकेली जरूरी नहीं है, दिमाग अकेला जरूरी नहीं है, उसकी करेक्ट वे में यूज करना भी जरूरी है। दिमाग अपन ने कूट कूट के 100-200 ग्राम ज्यादा भी है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अपने पास एफिशिएंसी नहीं है, उससे कुछ नहीं होगा। अपन लगा ही नहीं पा रहे, 3 घंटे कंटिन्यू यूज ही नहीं कर पा रहे। ऐसा दिमाग क्या काम का जो 3 घंटे अपन यूज ही नहीं कर पाओ। समझ में आया? तो ये सब चीजें फैक्टर रहते हैं, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर हम 1.5 घंटे कंटिन्यू क्लास में नहीं बैठ पा रहे, तो आप एग्जाम हॉल में 3 घंटे कैसे बैठोगे? ये सोचो आप। वो 2 बार पेपर हो एडवांस टाइप का, उसमें तो और हवा निकल जाती है। पहला पेपर तो सही गया, दूसरे में तो पता ही नहीं चल रहा था क्या था। आया समझ में? तो एक्सटर्नल फैक्टर भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, ये ध्यान रखो। सिर्फ पढ़ना अकेला जरूरी नहीं है, एक सिस्टमेटिक वे से पढ़ना जरूरी है। ऐसे पढ़ने को तो आप उल्टे लेट जाओ, पैर ऊपर कर लो, सिर नीचे पढ़ते रहो, कैसे भी लेट के पढ़ जाओ। अब लेट के हम घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, अब क्या एग्जाम हॉल में लेट के देने को एग्जाम मिलेगा? नहीं मिलेगा। अपना दिमाग कम करता है जब अपन 180 पे रहते हैं, और एग्जाम हॉल में कैसे बिठा दिया? 90 पे, और हिलने भी नहीं दे रहे हैं। घर पे क्या कर रहे हैं? घर पे आराम से मन किया तो वहां डोल रहे, यहाँ डोल रहे, 2-3 चक्कर लगा रहे, पढ़ रहे हो। एग्जाम हॉल में क्या होगा? नहीं होगा। अब अपना दिमाग क्या होता है? दिमाग को वही हैबिट रहती है, रिफ्लेक्स तो वही सेट है अपने दिमाग में। रिफ्लेक्स सेट क्या है? दिमाग को मालूम है कि जब तक ये बंदा हिलेगा डोलेगा नहीं, तब तक मुझे काम ही नहीं करना है। जैसे आप बाइक चलाते हो तो क्या होता है? कोई सामने आता है तो आप सोचते हो कि ब्रेक दबाना है, क्या होता है? अपने आप दब जाता है, अपने आप रिफ्लेक्स सेट है। कोई सामने आएगा, हॉर्न बजाना है, ब्रेक दबाना है कि चढ़ाना है, वो अपना अपना है।
है ना कि अपने दिमाग में सेट है कि नहीं, क्योंकि आपने वो काम इतनी बार किया है कि दिमाग में सेट है। अब आपके दिमाग में क्या सेट है कि मुझे पढ़ना कब है, जब मैं डोलूंगा यहां से वहां, मैं बात करूंगा तभी मेरा दिमाग काम करेगा, और एग्जाम हॉल में वो हो नहीं सकता है। तो दिमाग को वो इंस्ट्रक्शन ही नहीं मिल रहा है कि मुझे काम करना है, दिमाग तो सोच रहा है छोड़ो, जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं आएंगे तब तक मैं काम कैसे करूंगा। तो जो चीजें आप जिस कंडीशन में पढ़ते हो उसी कंडीशन की हैबिट पड़ती है, और उसी कंडीशन के आप हैबिट में आ जाते हो। और वो कंडीशन नहीं मिलती है तो फिर हम जबरदस्ती दिमाग से काम करवाते हैं, सिर दर्द होने लगता है, मन नहीं लगता है, ये हो गया सर, सफोकेशन था, ये था वो था, सब XYZ आने लगता है। और अगर अपनी ये प्रैक्टिस है तो कुछ नहीं होगा। फिर हम जिसकी प्रैक्टिस करेंगे वही रिजल्ट आएगा, वही कंडीशन अपनी क्रिएट होंगी। तो कम से कम इतनी हैबिट डालो कि 3-3 घंटे के 2 स्लॉट हम निकाल पाए, उस लेवल तक तो पहुंच जाए। पढ़ना ना पढ़ना अलग चीज है, हैबिट तो आ जाए पहले वो। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ। तो ये चीजें आपको डेवलप करनी पड़ेंगी, इसलिए आपके ये हर दिन क्यूज हो रही है, आपके हर सप्ताह टेस्ट हो रहे हैं, हर 2 सप्ताह में टेस्ट, मेगा टेस्ट, ये वो, ताकि आप उस एटमॉस्फेयर को फील कर सको। नहीं सर हम तो फोड़ हुए हैं, जाएंगे उस दिन मचा के आ जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। जो जैसा किया है वैसा ही मिलेगा, समझ में आया। तो ये नहीं सोचा करो कि उस दिन कोई चमत्कार होगा, कुछ नहीं होने वाला। रियल डाटा क्या बोलता है। अब क्या हुआ है, ये तो हमने सब तैयार करके रखा हुआ, बोलते ना तैयारी, युद्ध से पहले की तैयारी। ये आएगा, ये बम, ये गोला सब तैयार करके रखे हुए, जैसा आएगा वैसा मार देंगे। तो वैसे ही तैयार था, हमने पूरा का पूरा डाटा तैयार कर, CH4 की पूरी स्टडी कर तैयार करके रखी हुई। फिर हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली जब डाटा निकाला तो क्या निकला, ऑल बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड लेंथ आर इक्वल। सभी की स्ट्रेंथ भी बराबर आ गई और लेंथ भी बराबर आ गई। जो हमने इतना सब किया था कि भाई ये इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसकी कम, इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, इसकी बॉन्ड लेंथ कम, लेकिन क्या निकला, सब बराबर। अभी सुनते जाओ, अभी तो एक और है। और जो बॉन्ड एंगल आया, बॉन्ड एंगल्स ऑल, जितने भी बॉन्ड एंगल आए थे सब कितने आए थे। सर ये तो थोड़ा समझ में आ रहा था क्योंकि आपने बैलेंस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी में थोड़ी झलकी दे दी थी, बता दिया था कि 104 होते हैं, 109 आता है। लेकिन आपको लग रहा होगा यार ये तो px py pz कितने होते हैं, 90 90 पे ऐसा होता है, ये py हो गया, ये px हो गया, pz हो गया, इनमें 90 90 है कि नहीं है, इनमें क्या है बेटा। अब इनसे कोई भिड़ेगा तो ये 90 90 पे आने चाहिए थे कि नहीं आने चाहिए थे। px py pz अगर बॉन्डिंग में जा रहे हैं तो क्या आएगा, 90 90, क्योंकि इनमें 90 90 है तो 90 आना चाहिए था। लेकिन सभी इक्वल आ रहे हैं और 109 आ रहे हैं। ऑल बॉन्ड एंगल कितने थे, बॉन्ड एंगल जितने भी थे सभी कितने थे, 109 28 मिनट। तो अब ये कैसे एक्सप्लेन किए जाएं, यहां पे क्वेश्चन मार्क लग गया बीपीटी पे। ये बीपीटी पे क्या लग गया, क्वेश्चन मार्क। भाई आप बोल कुछ रहे हो और हो कुछ रहा है। तो हुआ क्या, इन सब चीजों को एक्सप्लेन करने, ऐसा नहीं है, बीपीटी जब आई थी अपने टाइम की सबसे बेस्ट थ्योरी थी, और उस समय जब ये प्रपोज की गई थी उस समय उनको नोबेल प्राइज दे दिया गया था। क्योंकि उस समय आप समझ रहे हो, ऐसे मान लो कि मैं आपको देख के बताता हूँ कि भाई तुम क्या करने वाले हो। ऐसी ये थ्योरी कहती कि कोई एटम को, पहले क्या था कि किसी को ये पता नहीं था कि सल्फर कितने बॉन्ड बनाएगा, उसकी मर्जी चल रही थी, कहीं 2 बना रहा है, कहीं 4 बना रहा है, किसी को पता ही नहीं था 2 क्यों बना रहा है, 4 क्यों बना रहा है, 6 क्यों बना रहा है, कोई प्रॉपर थ्योरी नहीं थी। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 3 ही बना सकता है, फास्फोरस 3 ही बना सकता है, 5 ही बना सकता है। अब बात चल रही थी सल्फर और ऑक्सीजन एक ही ग्रुप के हैं, ऑक्सीजन 2 ही बनाता है, सल्फर के पास ऐसी कौन सी शक्तियां आ गई कि 2 भी बना रहा है, 4 ही बना रहा है, 6 भी बना रहा है, मर्जी का मालिक है। तो कोई प्रॉपर वो नहीं था कि ये 4 क्यों बना रहा है, ये 6 क्यों बना रहा है। जब जैसे ही बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई तो उन्होंने क्या बोला, जो भी बॉन्ड बनेंगे हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनेंगे। जितने एटम के अंदर जितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल क्रिएट होते जाएंगे उतने बॉन्ड बनते जाएंगे। ग्राउंड स्टेट पे सल्फर के पास कितने होते हैं, 2, एक एक्साइड करोगे 4, एक और एक्साइड करोगे 6, 2 4 6। तो हर एक मैक्सिमम कंपाउंड या एटम की कोवैलेंसी हम इससे एक्सप्लेन कर पा रहे थे। तो यहां से हमें एक टूल मिल गया, हम कोई भी एटम लेके आओ, हम बता देंगे ये कितने बॉन्ड बना सकता है, इसकी कितनी औकात है, कितने बना सकता है, क्या है। इससे पहले कोई टूल नहीं था, बॉन्ड कैसे बन रहा है किसी को नहीं पता था, क्यों स्टेबिलिटी आ रही है, बस ऑक्टेट ने बोल दिया कि बस 8 कंप्लीट कर लो, कैसे कंप्लीट हो रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं है, किसी को नहीं पता।
इससे एक प्रॉपर एक एनर्जी के बारे में आया कि एटम अप्रोच करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, एक एक अप्रोच करते करते एक मिनिमम डिस्टेंस पे आएंगे जहां पे क्या हो जाएगा, एनर्जी मिनिमम रिलीज करेंगे, उसे बॉन्ड लेंथ बोल दिया, उस टाइम जो एनर्जी रिलीज होगी उसे बॉन्ड एनर्जी बोल दिया। बहुत सारे उन्होंने पैरामीटर दिए और बहुत सारी चीजें उन्होंने अच्छी दी। तो ऐसा नहीं है कि वो एक चीज खराब हो जाए तो हम पूरी थ्योरी डिस्कार्ड कर देंगे। अब हुआ क्या, लोग बागों को बुरा लगा कि भाई ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जाने वाली, इतनी अच्छी थ्योरी। होता क्या है, जब सॉफ्टवेयर में थोड़ी एरर आती है तो क्या किया जाता है, अपडेट। तो इसमें भी एक अपडेट किया गया, किस नाम से, हाइब्रिडाइज। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एक अपडेट आया जिसको किससे नाम जाना है, किससे जाना गया, हाइब्रिडाइज। अब हुआ, अच्छा पहले हाइब्रिडेशन छोड़ो, अपन इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब मुझे ये बताओ, आपसे बोला जाए कि एक एटम है, वो बॉन्ड बना रहा है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड सेम आ रही है, इसका मतलब क्या है। आपसे बोला कि 4 बॉन्ड बने हैं, चारों की में, तो आप क्या बोलोगे, चारों सेम टाइप के रहे होंगे, ऐसे ही तो बोलोगे। अगर 2 सेम और 2 डिफरेंट है तो इनकी अलग हो जाएगा बॉन्ड पैरामीटर। बॉन्ड पैरामीटर मतलब बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड पैरामीटर मतलब जिससे क्या होता है, बॉन्ड को डिफाइन किया जाता है। बॉन्ड लेंथ हो सकती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ हो सकता है, बॉन्ड एंगल हो सकता है, क्या होते हैं, बॉन्ड पैरामीटर। अगर एक एटम ने जितने भी बॉन्ड बनाए सभी सेम आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि सभी के सभी बॉन्ड सेम टाइप के ऑर्बिटल से बने हुए हैं, सभी टाइप के ऑर्बिटल से बने हुए हैं। ये चीज समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं आपसे? सिंपल ये बोल रहा हूं कि एक एटम ने मान लो 6 बॉन्ड बनाए और 6 की 6 स्ट्रेंथ सेम है, बॉन्ड लेंथ सेम है। इसका मतलब क्या है कि जो बॉन्ड बने हैं सेम टाइप के ऑर्बिटल से बने होंगे, भी तो सब कुछ सेम आ रहा है। मान लो एक एस का बनाएगा, एक पी का बनाएगा, तो आप तुरंत बोल दोगे सर एस की स्ट्रेंथ कम होती है सिग्मा में, पी की ज्यादा होती है स्ट्रेंथ, तो अलग अलग आने चाहिए थे लेकिन सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या है, सेम टाइप के ऑर्बिटल से बॉन्ड बने। अगर बॉन्ड पैरामीटर सेम आ रहे हैं, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड डिस्टेंस सेम आ रही है, इसका मतलब क्या है, सेम टाइप के पैरामीटर से बने हुए, मतलब सेम टाइप के ऑर्बिटल से बने हुए। लेकिन कार्बन के पास तो अलग अलग ऑर्बिटल हैं, एक एस का है, 3 पी का, तो सेम कैसे हो सकते हैं? जैसे ऐसे ध्यान करो, अब समोसा खाते हो ना, चटनी आती है, चटनी देखा है, हरी चटनी कैसे बनती है, कोई बताएगा? अरे ऐसे ही बता दो। हाँ, पुदीना, सुनो, पुदीना लेके आए, हरी मिर्च लेके आए, और क्या लेके आते हो, नमक लेके आते हो, धनिया लेके आते हो और अदरक, ये लेके आते हो। अब अरे सुन लो, पहले मुंह में पानी नहीं लाना है, शांत हो, बस कॉन्सेप्ट को अपन फील कर रहे हैं। अपन ने और भी चीजें हैं, अब बोलोगे सर काली मिर्च भी हम यूज करते हैं, सर हम सॉस भी यूज करते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, सब चीज है अपने पास। अब सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, हम लोग क्या बनाना है, हरी चटनी बनाना है समोसे खाने के लिए। अब एक में अदरक रखा हुआ है, एक में मिर्च रखी हुई है हरी वाली, और एक में आपका और क्या होता है, धनिया हो गया, नमक हो गया, सब अलग अलग है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक बंदे को धनिया खिला रहा हूँ, सुन लो पहले, एक बंदे को धनिया खिला रहा हूँ, एक बंदे को मिर्च खिलाया, सबसे स्वाद पूछा, सबके स्वाद अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे? क्यों? क्योंकि सब अलग अलग है। क्या हुआ, मैंने कुछ जादू किया और एक बंदे को खिलाया, जैसे उसको खिलाया बोला सर इसमें धनिया का भी स्वाद आ रहा है, इसमें अदरक का भी स्वाद आ रहा है, इसमें हरी मिर्च का भी आ रहा है, इसमें काली मिर्च का, नमक का, सब कुछ का आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, सर आपने सबको उठाया और मिक्सर में घुमा दिया, घुमाने से क्या होगा, सब बराबर बराबर मिक्स हो गए। तो अब आप ये नहीं बोल सकते कि इसमें हरी धनिया है, आप बोलोगे ये जो चटनी है इसमें सब कुछ है। समझ में आया क्या हुआ? अगर आप उनको इंडिविजुअली खाओगे तो अलग अलग दिखेगा, लेकिन उसको मिक्स करके दोगे तो सबका स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? तो ऐसे ही मान लो कि ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट आया, उन्होंने क्या बोला कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, अलग अलग है, लेकिन बॉन्ड, जब ये बॉन्ड बन रहा है तो इनमें जो प्रॉपर्टी है वो तो सेम हो जा रही है। इसका मतलब क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले ये मिक्स हो गए होंगे, एसपी जितने भी ऑर्बिटल हैं वो क्या हो गए होंगे, मिक्स होने के बाद क्या होगा, सब में सबके कैरेक्टरिस्टिक या नेचर आ गया होगा। अब जैसे ये है, अब आप खुद बताओ, एक एस है, 3 पी है, इसका नेचर अलग है, इसका नेचर अलग है, लेकिन जब बॉन्ड हमें बॉन्ड बन के मिल रहा है तो सबका नेचर, सबके जो बॉन्ड पैरामीटर है सेम आ रहा है। मतलब क्या हो रहा है, जितने भी ऑर्बिटल हैं सबका सेम हो गया होगा। अब वो सेम कैसे हुआ होगा? अब आपसे बोला कि, आपसे ऐसा बोला गया कि ये आपका पुदीना है, ये आपका हरी मिर्च है, ये सब है, तो आप बोलोगे सर सबका स्वाद अलग अलग है, और आपको इनको मिक्स करके खिलाया जाएगा तो क्या होगा, सबका स्वाद आएगा और एक से अलग रहेगा।
तो ऐसे ही आप समझो बेटा कि जब ऑर्बिटल, जब इंडिपेंडेंट ऑर्बिटल थे, अलग अलग ऑर्बिटल थे, सबका नेचर अलग अलग था। लेकिन जब ये बॉन्ड बनाने के बाद आ रहे हैं, जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो सबका सेम आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये बॉन्ड बनाने से पहले क्या हुए होंगे, इंटरमिक्स हुए होंगे। इंटरमिक्स होने के बाद नए ऑर्बिटल बने होंगे, नए ऑर्बिटल ने फिर बॉन्ड बनाया होगा। तो वही हम लोगों ने लिखा हुआ है, देखो, इट इज द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग डिफरेंट शेप एंड अप्रोक्सीमेट सेम एनर्जी। सेम डिफरेंट शेप हो और एनर्जी भी क्या हो, थोड़ी कम ज्यादा चल जाएगी। ये क्या करते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल। डिफरेंट शेप और अप्रोक्सीमेट सेम एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, और मिक्स होने के बाद क्या होती है, इनकी एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होती है और नए ऑर्बिटल्स बनते हैं। नए ऑर्बिटल की क्या प्रॉपर्टी होती है, सबकी एनर्जी और शेप बराबर होता है। और इस ये जो नए ऑर्बिटल आते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, चटनी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। अब अलग अलग चीजें तो अलग 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 प्रॉपर्टी होंगी, लेकिन उन सबको मिक्स कर दोगे सबकी प्रॉपर्टी आ जाएंगी कि नहीं आएंगी। तो ऐसे ही हुआ, जो फाइनल रिजल्ट आ रहा था उनमें सबकी प्रॉपर्टी आ रही थी, लेकिन जब हम बॉन्ड बनाए तो सबकी अलग अलग थी। तो ये हुआ कैसे होगा, तो उन्होंने बोला हाइब्रिडाइजेशन। तो पहले ये लिख लो डेफिनेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, हाइब्रिडाइजेशन। क्या इंट्रोड्यूस किया गया बेटा, हाइब्रिडाइजेशन। जल्दी लिख लो। बात आती है, पहले लिखो फिर बताता हूं। तो कुछ नहीं है, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, डिफरेंट शेप एंड अप्रोक्सीमेटली सेम एनर्जी। इनको मिक्स किया, मिक्स करके नए ऑर्बिटल बनाए। नए ऑर्बिटल की प्रॉपर्टी क्या है, एनर्जी और शेप सबका सेम है। लो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, अपन को ध्यान रखना है। ये कोई नई थ्योरी नहीं है, ये क्या है, बस छोटा सा अपडेट है। बॉन्ड अभी भी वैसे ही बनेंगे, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से, लेकिन अब कौन से प्योर ऑर्बिटल नहीं जाएंगे, अब कौन से जाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड बनाने के लिए क्या करते हैं, देखा ना, ये हाइब्रिड वो आपके सीड्स वगैरह चलते हैं, उसमें क्या होता है, जो जो अच्छी प्रॉपर्टी होती है उनको ले लिया जाता है, मिक्स कर दिया। तो ऐसे क्या हुआ, सभी ऑर्बिटल को मिक्स किया और नए ऑर्बिटल बना दिए, जो क्या करेंगे, सभी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रहे होंगे जो आपके प्रैक्टिकली आ रही हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो नए इंटरमिक्सिंग से जो ऑर्बिटल जनरेट होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। अभी आपके दिमाग में डाउट चल रहा है सर कैसे मिक्स होंगे, कितने मिक्स होंगे, क्या बनेगा, सब धीरे धीरे सॉर्ट आउट करेंगे, सब पढ़ेंगे। और सबसे खतरनाक बात क्या है, ये लिखने के बाद लिख लेना ब्रैकेट में, इट इज इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। ये क्या है, इमेजिनरी है, बस सोचा गया है ऐसा हो रहा होगा। ऐसा थोड़ा कि सर हाँ दो बॉन्ड बनाने आ रहा है, देखो सर ये यहाँ जा रहा है, ये जा रहा, मिक्स होंगे, ब्लास्ट होगा, फिर नया बनेगा, ऐसा कुछ नहीं। बॉन्ड बनने के बाद हमने ये सोचा कि ऐसे ऐसे हो रहा होगा तभी ये आ रहा है। ये किसी ने देखा नहीं कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल पी वाला इसके साथ मिक्स कर रहा है, फिर कुछ से बन रहा है, फिर से एकदम से बन गया। बस ऐसा बना है कि जब ये बॉन्ड बनाया होगा तो ये मिक्स हुए, मिक्स होने के बाद इनने बॉन्ड बनाया होगा। तो सिंपल क्या बोलोगे, इट इज इमेजिनरी कॉन्सेप्ट या हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। इट इज ए हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। किसी ने नहीं देखा मिक्स होती है, किसी ने नहीं देखा, बस रिजल्ट एक्सप्लेन हो रहे हैं। अगर हम इसको मिक्स नहीं मानेंगे तो फिर ये रिजल्ट एक्सप्लेन नहीं हो पाएंगे। अगर मिक्स नहीं मानोगे तो रिजल्ट ये आना चाहिए था। अब हुआ क्या, हाइब्रिडाइजेशन हुई, सबकी स्ट्रेंथ सेम हो गई, तो चारों के चारों हाइड्रोजन इससे बढ़ेंगे, सेम टाइप के ऑर्बिटल से बढ़ेंगे, तो बॉन्ड लेंथ सेम आएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी सेम आएगी, और बॉन्ड एंगल भी बराबर आ रहे होंगे। इसको हटाता हूं। अब हम क्या कर रहे हैं, कुछ कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं जो हमें ध्यान रखना है। जो हमें क्या करना है बेटा, ध्यान रखना है। चलो, हाँ हाइपोथेटिकल, इट इज ए हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट।
कैसा है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, अपन ने ऐसा मान लिया, ऐसा मान लोगे तो सभी रिजल्ट एक्सप्लेन हो जाएंगे। चलो अब ध्यान देना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला पॉइंट, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, नॉट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की बात नहीं होती, ऑर्बिटल। अब ऑर्बिटल कितने टाइप के होते हैं? फुलफिल्ड हो सकता है, हाफ, बात नहीं पीछे, हाफ फिल्ड एंड एम्प्टी। कुछ भी हो सकते हैं, फुलफिल्ड भी हो सकते हैं, हाफ फिल्ड भी हो सकते हैं और एम्प्टी। एम्प्टी कभी कभी जाएंगे आपको फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड ही मिलेंगे, पहला। दूसरा, सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड में क्या होगा, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्ड। दोबारा नहीं बोलूंगा बेटा, इंटरमिक्स करके हाइब्रिड बना दूंगा। जितनी नेगेटिव प्रॉपर्टी है ना सब हटा दो पीछे। ये चारों चीज, चारों एक साथ क्यों बैठते हो? पहले पांडे जी के साथ आजू बाजू, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट होंगे। मान लो अगर 4 मिक्स होने को आ रहे हैं तो 4 ही हाइब्रिड बनेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल कंजर्व होते हैं। अगर 5 मिक्स हो रहे हैं तो 5 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट होंगे। ऐसा नहीं वो 2 बना के 3। सर एक काम करो, बड़े बड़े आए छोटे छोटे 5 बना लो। जितने ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग में जाएंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट होंगे। ये आ गया। थर्ड अगर हम लोग बात करें, शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो कुछ ऐसा होता है, एक लूप छोटी होती है, एक लूप बड़ी होती है। और जो ये छोटी लूप जो होती है ये होती है अपनी नॉन बॉन्डिंग। छोटी लूप क्या होती है? नॉन बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग लूप होती है। और ये कौन सी होती है? बॉन्डिंग लूप। अब ऐसा माना गया है कि जिस साइड बॉन्ड बनना है उसी साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं, इसलिए क्या होता है इसका लूप का साइज अच्छा खासा हो जाता है। और यहाँ पे ये क्या है? नॉन बॉन्डिंग, तो ये लूप बॉन्डिंग में नहीं जाएगी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। तो ये अगर जिस साइड बॉन्ड बनना है उसी साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो ओवरलैपिंग अच्छी होगी कि नहीं होगी? तो ये बोला गया है कि अगर आपसे बोला जाए ओवरलैपिंग किसकी अच्छी होगी, प्योर ऑर्बिटल और हाइब्रिड ऑर्बिटल में, अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग की बात करें, स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग, स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग में आपका एक पास एटॉमिक ऑर्बिटल दिया गया है, कौन सा बेटा? एटॉमिक ऑर्बिटल और हाइब्रिड ऑर्बिटल, कौन सा अच्छा जाएगा? हाइब्रिड। किसकी अच्छी होगी? हाइब्रिड ऑर्बिटल। स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग में एटॉमिक ऑर्बिटल और हाइब्रिड ऑर्बिटल में किसकी अच्छी होगी? हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्यों? क्योंकि जिस साइड ओवरलैपिंग होनी है उसी साइड पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शिफ्ट करा के हम लोग मान लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसलिए जो बॉन्डिंग लूप है, बॉन्डिंग लूप में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, नॉन बॉन्डिंग में बहुत कम होगी। जैसे अपना पी होता है, पी कैसा होता है? ऐसा होता है 50% यहाँ, 50% यहाँ। बॉन्डिंग में किसके जाना है? इसको। तो यहाँ 50% ही मिल रही, 50% वाली यहाँ है तो वो ओवरलैपिंग में नहीं जा रही। अब सोचो कि अगर इस वाली डेंसिटी को उठा के यहाँ कर दूं तो यहाँ डेंसिटी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ेगी? और अगर ये ओवरलैपिंग में जाएगा तो स्ट्रेंथ अच्छी आएगी कि नहीं आएगी? तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या माना जाता है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने होंगे
उसमें क्या होगा, जिस जो बॉन्डिंग साइड है वहां पे डेंसिटी ज्यादा रही होगी और छोटे वाले लूप में बॉन्डिंग डेंसिटी कम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, इसमें ज्यादा इसमें कम। तो ये बॉन्डिंग लूप, ये नॉन बॉन्डिंग लूप नॉट टेक पार्ट इन ओवरलैपिंग। तभी तो नॉन बॉन्डिंग बोल रहे हैं, बॉन्ड नहीं बना रहा, तो ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये वाला बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। थर्ड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट के बाद क्या लिखेंगे, फोर्थ पॉइंट में हम लोग लिखेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल या तो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे या फिर लॉन पेयर कैरी करेंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड, ये फॉर्म नहीं करते। क्यों नहीं फॉर्म करेंगे पाई बॉन्ड? क्योंकि सर पाई बॉन्ड के लिए दो लूप चाहिए। क्या इसमें दूसरा लूप काम का है? ये तो इतना छोटा सा हो गया, छोटा सा। साइड वाइज ओवरलैपिंग के लिए दो लूप चाहिए कि नहीं चाहिए? और आपने इससे पाई बॉन्ड बनवा रहा है, वैसे कैसे बना पाएगा ये तो ओवरलैप कर जाए, क्या ये ओवरलैप कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनता है। पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। पाई बॉन्ड, हाइब्रिड ऑर्बिटल नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कौन फॉर्म करता है? यहां लिख लेना, पाई बॉन्ड जो होता है, पाई बॉन्ड कौन बनाता है? प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, नॉट फॉर्म्ड बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल। समझ में आया? ये चीज ध्यान रखना, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा या लॉन पेयर कैरी करेगा, कभी भी पाई बॉन्ड नहीं कैर बनाता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप हमने कैसे मान के रखा है? ऐसा मान के रखा है। तो ये तो ओवरलैपिंग में चला जाएगा, एक ही लूप काम की है। हाइब्रिड ऑर्बिटल की एक ही लूप काम की है, और अगर एक ही लूप ओवरलैपिंग में जाएगी तो किस टाइप का बॉन्ड बनेगा? सिग्मा या पाई? सिग्मा। पाई तो नहीं बन सकता, या फिर उसके अंदर क्या आ जाए? लॉन पेयर आ जाए। या अगर बनाएगा तो सिग्मा बनाएगा, पाई कभी फॉर्म नहीं करेगा, ना पाई ना डेल्टा। तो यहीं से एक चीज जनरेट होती है, या तो सिग्मा बॉन्ड रहेंगे या फिर लॉन पेयर रहेगा, या फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल ने सिग्मा बॉन्ड बनाया होगा या फिर लॉन पेयर रहा होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, एक स्टेरिक नंबर नाम का चीज चलता है। क्या चलता है? स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर क्या होता है? ये होता है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेरिक नंबर। ये होता है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्या बोल सकते हो? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर। लॉन पेयर कौन से? ये ध्यान रखना, अभी इसको अपन डिस्कस नहीं करेंगे, बस लिख लेना, लोकलाइज। कौन से? लोकलाइज। अब लोकलाइज क्या होता है पढ़ेंगे आगे चल के, बस लिख लो इसको। मान लो 5 सिग्मा और 2 लॉन पेयर हैं, तो 5 सिग्मा किससे आए होंगे? 5 ऑर्बिटल से आए होंगे। 2 लॉन पेयर में दो हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो कितने टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएंगे? 7। किसी एटम में सिग्मा और लॉन पेयर को काउंट कर लो, जितने सिग्मा हैं उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल रहे होंगे, क्योंकि एक सिग्मा से एक सिग्मा बनाने के लिए एक ऑर्बिटल चाहिए। मान लो किसी ने अगर 5 सिग्मा बनाए हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने लगे होंगे? 5। मान लो जितने लॉन पेयर है, देखो लॉन पेयर मतलब क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन होते कि नहीं होते? और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 2। तो एक लॉन पेयर एक ऑर्बिटल को घेर के रखता है। एक लॉन पेयर एक ऑर्बिटल को घेरता है, क्यों? क्योंकि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 2। अगर मान लो किसी एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कितने लॉन पेयर रहे होंगे? 2। तो कितने ऑर्बिटल में आए होंगे? 2 में आए होंगे। तो आप ये ध्यान रखना, स्टेरिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर। लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है बेटा अपना, कि हमसे अगर ये पूछा जाए कि 5th, अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, इनको हम स्पेस में कैसे अरेंज करते हैं?
तो कैसे अरेंज करने के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल, पहले यहां तक लिख लो। they arrange according to a hybrid orbital arranged around the nucleus according to valence shell electron pair repulsion theory. Hybrid orbital arrange around the nucleus according to hybrid orbitals arrange around the nucleus according to valence shell electron pair repulsion theory। जो हम लोगों ने पढ़ा था, 2 है तो लीनियर, 3 है तो ट्राइगोनल प्लेनर, 4 है तो टेट्राहेड्रल, 5 है तो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, 6 है तो ऑक्टाहेड्रल, 7 है तो पेंटागोनल बाईपिरामिडल। ऐसे अरेंज किए जाते हैं। They arrange hybrid orbital arrange around the nucleus according to valence shell electron pair repulsion theory। उसके अकॉर्डिंग अरेंज किए जाते हैं। तो हम लोगों ने कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देखे। हम लोगों ने इंपोर्टेंट पॉइंट में क्या देखा कि ये जो इंटरमिक्सिंग है इलेक्ट्रॉन नहीं है, किसकी है? ऑर्बिटल्स की। ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग। और कौन से ऑर्बिटल? जिनकी एनर्जी डिफरेंस कम हो, अप्रोक्सीमेट सेम एनर्जी। क्यों? और अप्रोक्सीमेट सेम एनर्जी के कौन से लेते हैं? वैलेंसी सेल के। अप्रोक्सीमेट वैलेंसी से एनर्जी डिफरेंस कम किसमें मिलता है? वैलेंसी सेल के ऑर्बिटल में डिफरेंस कम मिलता है। तो इन जनरल जो हाइब्रिडेशन में जाते हैं, कौन से जाते हैं? वैलेंसी सेल के ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग में जाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। जितने मिक्स होंगे उतने ही हमें मिलेंगे। और उनकी एनर्जी और शेप क्या होता है? सबका सेम होता है। शेप कैसा रहता है? ऐसा, एक बॉन्डिंग एक नॉन बॉन्डिंग। बॉन्डिंग वाले की जब ओवरलैपिंग में जाता है तो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से अच्छी स्ट्रेंथ देता है। ये नॉन बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, एक ही लूप बॉन्डिंग में जाता है तो क्या बनाता है? सिग्मा बॉन्ड या लॉन पेयर। पाई बॉन्ड नहीं बनते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल में। एक आध केस होता है, वो अलग से लिखवा दूंगा कि इसमें एक स्पेशल केस है जिसमें आपका पाई बॉन्ड बना रहा है हाइब्रिड ऑर्बिटल और कहीं नहीं बनाता है, वो अलग से लिखेंगे। तो एक के लिए अपन पूरी थ्योरी नहीं बिगाड़ेंगे। हम लोग क्या लिखेंगे? पाई बॉन्ड आपका जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो उसके बाद हम लोगों ने क्या लिखा? जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे सिग्मा बनाएगा या लॉन पेयर कैरी करेगा, पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं करता है। उसके बाद क्या देखा? स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर में क्या होता है? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर। उसके बाद क्या देखा है? इनको हम कैसे अरेंज करेंगे? मान लो मेरे पास 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो कैसे अरेंज करूंगा? 180 से। 3 है तो ट्राइगोनल प्लेनर 120 120। 4 है तो टेट्राहेड्रल। 5 है तो 3 को एक प्लेन में रखूंगा, एक को ऊपर दूसरे को नीचे, तो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। अगर 6 है तो 4 को एक प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे, स्क्वायर बाईपिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल। अगर 7 है तो 5 को एक उसमें रखूंगा, एक ऊपर एक नीचे, पेंटागोनल बाईपिरामिडल। इस टाइप से हम लोग अरेंज करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हमने तो ये पढ़ा हाइब्रिडेशन क्या होती है, अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। जैसे अब इसको कंप्लीट कर लेते क्योंकि नेक्स्ट क्लास में फिर मैं इसको दोबारा नहीं बनाऊंगा। जो आपने लिखा हुआ है उसी में लिख लेना, दोबारा से उसी में ऐड कर लेना। ये यहां तक लिख लिया, CH4 को अपन खत्म कर देते हैं क्योंकि फिर बाद में दोबारा मैं एक्सप्लेन करूंगा, टाइम बर्बाद होगा। अब हुआ क्या, क्या बोला गया कि यार रिजल्ट तो इससे आ नहीं रहा है, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग कुछ चीज मिस कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला है कि एक छोटा सा अपडेट है मेरा, ऐड कर लो। ये मेनली पाउली ने दिया था। पाउली को बहुत बुरा लगा कि यार PPT निपट रहा है, इतनी अच्छी थ्योरी, लगता है ना कोई अच्छे के साथ कोई बुरा का थोड़ा वो हो जाए। तो पाउली ने बोला कि एक काम करो सर, ये छोटी सी मेरा अपडेट है वो चिपका लो, आपकी थ्योरी जिंदा रहेगी। तो उन्होंने क्या बोला, ठीक है एक काम करो, सब कुछ वही होगा, हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे, साइड वाइज होंगे तो पाई बनेगा, ऑन दी होंगे सिग्मा, सब कुछ कहानी सेम है। बस उन्होंने ये बोल दिया कि बस इतना बोल दो कि ये बॉन्ड बनाने से पहले मिक्स होंगे। ना आपने देखा ना हमने देखा कैसे मिक्स हुए, बस ये मान लो कि मिक्स हो रहे हैं। अगर हम ये मान लेंगे रिजल्ट सही आ जाएंगे। तो ये क्या है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, बस बोल रहे हैं कि अपन ऐसा एज्यूम कर लो तो अपन ने जो सोचा है वैसा होने लगेगा। तो हुआ क्या,
अब ये क्या हुए, जैसे अभी अपन प्योर बॉन्ड बना रहे थे, तो अब क्या हुआ, ये किस में जाएंगे, इंटरमिक्सिंग में। मतलब हाइब्रिडाइजेशन में कितने ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग में जा रहे हैं, 1 2 3 4, तो कितने बनेंगे, 4। वैसे क्या होता है, 2s की एनर्जी कम होती है, 2p की एनर्जी ज्यादा होती है, ये नीचे होता है ये ऊपर होता है, ऐसे बनता है ये ऐसे बनता है, ये नीचे साइड पे होता है, वो ऊपर वाली साइड पे होता है। लेकिन जब ये बन के आएंगे तो कैसे बनेंगे, 4 बनेंगे। अब इन हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या दिया जाता है, देखो हाइब्रिडेशन होती है उसको भी नाम दिया जाता है, वो नाम दिया जाता है कितने ऑर्बिटल मिक्स हुए। जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं हाइब्रिडेशन, क्या लिख दूंगा यहां पे, ध्यान देना, एस का कितना मिक्स हुआ, एस का कितना है, 1, एस का 1, और पी के कितने हुए, 3। तो 1 नहीं लिखा जाता, कुछ नहीं लिखा होता, मतलब 1 मान के चलते हैं। पी के कितने हुए, 1 2 3, तो 3 ऊपर लिख देते हैं, sp3। अगर कहीं sp2 लिखा है, इसका मतलब क्या है, 1 s का 2 पी के। अगर मान लो कहीं sp3d2 लिखा है, इसका मतलब क्या है, 1 s का पी के कितने, 3, डी के कितने, 2, ऐसे नाम चलता है। मान लो 1 s का हुआ 3 पी के, तो 1 s का 3, sp3। पी क्यूब नहीं पढ़ेंगे, इसे क्यूब नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, 3 पढ़ते हैं। जो केमिस्ट्री वाला होगा वो कभी क्यूब नहीं बोलेगा, अगर किसी ने क्यूब बोल दिया मतलब समझ लो वो निपटा हुआ है। sp क्यूब नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा, sp3। 1 s का p का कितना, 3 मिक्स हुए। अभी बताओ हाइब्रिडेशन क्या हो गई, sp3 हाइब्रिडेशन। अब होता क्या है, सभी की एनर्जी सेम है, सभी का शेप भी सेम है, तो नाम भी सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो सबका नाम क्या दे दिया, sp3। ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3। अच्छा मुझे बताओ sp3d2 में कितने ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं, 1 इसका 3 इसका 2, 6 मिक्स हुए, 6 ही बने होंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इसके पास है, एक इसके पास, अभी बताओ इनकी स्ट्रेंथ सेम है कि नहीं है, शेप भी सेम है, साइज भी सेम है, एनर्जी भी सेम है, और जो एटम मिक्स होने ओवरलैप करने आ रहा है तो सबकी सेम है, तो स्ट्रेंथ भी सेम आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। तो अब इनको स्पेस में कैसे अरेंज करें, इसको कैसे अरेंज करें स्पेस में, ये कार्बन हो गया, 4 अरेंज करने, 1 2 3 4, कैसे अरेंज करोगे, ये छोटा सा लूप हो गया, कार्बन आया, ये छोटा सा लूप, अभी छोटे छोटे से लूप दिखेंगे नहीं, ऐसे अरेंज कर दिए कि नहीं कर दिए, चारों अरेंज हो गए कि नहीं हो गए। इसको क्या नाम दोगे, sp3। इसको भी क्या नाम दोगे बेटा, sp3। इसको भी क्या दोगे, sp3। इसको भी क्या दोगे, sp3 दे दिया। अब हाइड्रोजन का गोला, 1s होता है ना, हाइड्रोजन आएगा, एक गोला यहां लगा देना, 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 स्फेरिकल होता है गोला ऐसे। अब देखो अब फील आ जाएगी। अब पूरे के पूरे रिजल्ट एक्सप्लेन होने के लिए तैयार हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब मुझे बताओ ये बॉन्ड किसके साथ बना हुआ है, आप तुरंत बोलोगे सर ये कार्बन है, कार्बन का एस या पी नहीं है, कार्बन का कौन सा है, sp3। ये भी sp3 है कि नहीं है बेटा ऑर्बिटल, ये भी sp3 और 1s, ये भी क्या है, sp3 और 1s। तो जितने भी कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड हैं ऑल क्या है, sp3 एंड 1s। ये भी sp3 1s, sp3 1s, sp3 1s, sp3 1s। तो सभी ऑर्बिटल सेम टाइप के हैं, ओवरलैपिंग भी सेम टाइप की हुई है, स्ट्रेंथ भी सेम, बॉन्ड लेंथ भी सेम, और सभी को कैसे अरेंज किया गया, टेट्राहेड्रली। तो एंगल कितना हो जाएगा, 109 20 में। तो एक छोटे से हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट ने पूरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को बचा लिया, बचाया कि नहीं बचाया, बस इतना सा अपडेट लगा है, पूरा का पूरा सब कुछ वही चल रहा है। तो हुआ क्या, ये कितना हो जाएगा, सभी के सभी क्या हो जाएंगे, ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, एंगल भी इक्वल, सब कुछ सही हो गया। तो ऐसा नहीं है अकेला CH4 में हो रहा था, बहुत सारे मॉलिक्यूल आवाज उठा रहे थे कि हमें भी एक्सप्लेन करो, हमें भी एक्सप्लेन करो। जैसे ही हाइब्रिडेशन आई सब शांत, समझ में आया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ CH4, बहुत सारे मॉलिक्यूल थे जिनके साथ दिक्कतें हो रही थी। अब ऐसा अपन हर एक की दिक्कत नहीं सुनेंगे, एक की दिक्कत सुनी, रिजल्ट आया, अपन ने अपडेट दिया, सब शांत, सबको सब में वही एप्लीकेशन। तो अब क्या करेंगे हम लोग, हाइब्रिडेशन के बारे में और बात करेंगे। सर आपने तो अभी sp3 बताया, क्या कितने टाइप की हो सकती हैं, कैसी कैसी हो सकती हैं, क्या होगा, वो हम अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। समझ गए, चलो ओके बच्चों।
लो, और सुनो, होमवर्क में मोल कॉन्सेप्ट रिवाइज करना, क्यूज में मोल कॉन्सेप्ट आएगा, नेक्स्ट क्यूज जो होगी। अरे एक और आएगा, उसमें भी आएगा। अब मोल चलेगा, मोल के बाद आएगा क्वांटम नंबर, उसके बाद पीरियड टेबल। रिवीजन मोड में चलना है अपन, क्योंकि इसमें होमवर्क ज़्यादा जनरेट नहीं होता, क्योंकि पहले थ्योरी पढ़ लेंगे बहुत सारी, तब जाके अपन कैपेबल होंगे कुछ किसी भी मॉलिक्यूल को टच करने के लिए। अभी अपन टच नहीं कर सकते, अपन को कुछ पता ही नहीं है क्या चल रहा है। धीरे धीरे अपन क्या कर रहे हैं, पढ़ते जाएंगे, फिर अपन जब मैक्सिमम चीज़ें पढ़ लेंगे तब अपन क्वेश्चन करना चालू करेंगे। समझ गए? चलो।